सबसे पहले हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को कंपेयर करेंगे। प्लानिंग कमीशन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बॉडी हुआ करती थी और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बनता है। बात अगर करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन के पास में कुछ फाइनेंशियल पावर्स हुआ करती थी, जैसे मिनिस्ट्रीज के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फंड्स को अलोकेट किया करता था प्लानिंग कमीशन। लेकिन नीति आयोग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, नीति आयोग के पास में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। नीति आयोग सिंपली एक थिंक टैंक है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि प्लानिंग कमीशन के पास में कुछ फाइनेंशियल पावर्स हुआ करती थी, जैसे प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्रीज के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फंड्स को अलोकेट किया करता था, लेकिन नीति आयोग के पास में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें तो प्लानिंग कमीशन स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस इशू किया करता था, या डायरेक्शंस भी क्यों, प्लानिंग कमीशन स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर्स इशू किया करता था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंड्स, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। लेकिन नीति आयोग सिर्फ गाइडलाइंस इशू करता है, और वो जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं वो भी की जाती हैं इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। यहां पे अपने को दिख रहा है कि प्लानिंग कमीशन बहुत पावरफुल बॉडी हुआ करती थी, नीति आयोग के पास में उतनी पावर्स नहीं है। पहला तो क्या कि प्लानिंग कमीशन के पास में फाइनेंशियल पावर्स हुआ करती थी, नीति आयोग के पास में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। प्लानिंग कमीशन स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरीके से ऑर्डर्स इशू किया करता था, नीति आयोग सिर्फ गाइडलाइंस इशू करता है, वो भी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। बेहद इंपॉर्टेंट, प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच हुआ करती थी। प्लानिंग कमीशन सारी चीज़ों को डिसाइड करता था, सारे प्लान्स को तैयार करता था, और उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हर एक अथॉरिटी की हुआ करती थी। तो सारी चीज़ें ऊपर से डिसाइड होती थी। लेकिन नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है। प्लान का जो फॉर्मुलेशन है, प्लान जो तैयार किया जाता है वो विलेज लेवल से किया जाता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसमें लोकल गवर्नमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। और ये प्राइमरी डिफरेंस है कि प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच थी, नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है। प्लानिंग कमीशन में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग थी, सारी चीजें प्लानिंग कमीशन से ही ड्रिवन थी, सारी चीजें प्लानिंग कमीशन में ही डिसाइड होती थी। लोअर लेवल पे जो भी अथॉरिटीज हुआ करती थी, जो भी गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन नीति आयोग में डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नीति आयोग एंश्योर करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। अगर कंपोजिशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन में 8 फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे और कोई भी पार्ट टाइम मेंबर नहीं होता था। नीति आयोग में 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। प्लानिंग कमीशन में कोई भी वाइस चेयरपर्सन नहीं होता है, कोई भी सीईओ नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन में डेप्यूटी चेयरपर्सन होता था और एक मेंबर सेक्रेटरी होता था इन फुल टाइम मेंबर्स के अलावा। लेकिन प्लानिंग कमीशन में वाइस चेयरपर्सन और सीईओ नहीं होता था। नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन भी होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है। प्लानिंग कमीशन के अंदर जो सबसे पावरफुल बॉडी थी वो कौन सी थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को नीति आयोग में किसने रिप्लेस किया है? गवर्निंग काउंसिल ने। प्लानिंग कमीशन स्टेट्स के ऊपर अपनी पॉलिसीज को इम्पोज किया करता था, नीति आयोग के पास में पॉलिसीज को इम्पोज करने की कोई भी पावर नहीं है। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि प्लानिंग कमीशन एक्सेसिवली पावरफुल बॉडी हुआ करती थी, नीति आयोग के पास में उतनी पावर्स नहीं है। और ये कंपैरिजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली काम में आ जाएगा, तो इस कंपैरिजन को दिमाग में रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन के पास में फाइनेंशियल पावर्स हुआ करती थी, मिनिस्ट्रीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स अलोकेट करने का काम किसका था? प्लानिंग कमीशन का था। नीति आयोग के पास में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। प्लानिंग कमीशन स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस या फिर ये कहें कि ऑर्डर्स इशू किया करता था, लेकिन नीति आयोग सिर्फ गाइडलाइंस इशू करता है, वो भी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। बेहद इंपॉर्टेंट, प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच हुआ करती थी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी। नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है, फोकस डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो प्लानिंग कमीशन में 8 फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे और एक भी पार्ट टाइम मेंबर नहीं होता था। नीति आयोग में 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। प्लानिंग कमीशन में वाइस चेयरपर्सन और सीईओ नहीं होता था, नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन भी होता है और सीईओ भी होता है।
प्लानिंग कमीशन की सबसे पावरफुल बॉडी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी। नीति आयोग में इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिप्लेस किया गया है बाय गवर्निंग काउंसिल। प्लानिंग कमीशन स्टेट्स के ऊपर अपनी पॉलिसीज को इम्पोज किया करता था। नीति आयोग के पास में पॉलिसीज को इम्पोज करने की कोई भी पावर नहीं है। ये जो कंपैरिजन है, ये जो डिफरेंस है, वो बेहद सिंपल है। डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं, तो इनको दिमाग में रखना। अच्छा, फिर नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। देखो, इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है। दुनिया भर की जितनी भी ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है, उसकी 11% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। और आजकल तो अपन देख ही रहे हैं, रिसेंटली हमने देखा है कि अर्बन प्लानिंग बेहतर ना होने की वजह से कितने सारे डिजास्टर्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। रिसेंटली दिल्ली में कुछ बच्चे डूब के मर गए थे, ट्रेजिक इंसिडेंट था। वो क्यों हुआ? बिकॉज हमारी अर्बन प्लानिंग बेटर नहीं है। और अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि डिजास्टर को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। कहाँ पे हैबिटेशन होना चाहिए, कहाँ पे इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, कहाँ पे किस चीज़ का ग्रोथ पोटेंशियल है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना। और ये कब होगा? जब हम प्रॉपरली अर्बन प्लानिंग करेंगे। रिपोर्ट में लिखा गया है, अर्बन प्लानिंग विच इज फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सिटीजन्स एंड एनवायरमेंट हैज नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन। और ज़रूरत है कि हम मास्टर प्लान्स बनाएं, ज़रूरत है कि हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करें। इनफैक्ट रिपोर्ट ये कहती है कि 65% ऑफ द अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया हैव नो मास्टर प्लान। और इसकी वजह से हमें सारी दिक्कतें अर्बन एरियाज में फेस करने को मिलती हैं। अब सॉल्यूशन के तौर पे इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं। ये रिपोर्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं कि भाई 11% ऑफ द टोटल ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और हमें प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिकमेंडेशंस हैं। अर्बनाइजेशन के ऊपर कभी सवाल आ जाए तो ये रिकमेंडेशंस को आप लिख सकते हो। रिकमेंडेशन क्या है? प्लानिंग ऑफ हेल्दी सिटीज़, कि हमें हेल्दी सिटीज़ को प्लान करने की ज़रूरत है। और कहा गया कि 2030 तक हम हर एक सिटी को हेल्दी सिटी फॉर ऑल के तौर पर डेवलप करेंगे। 500 हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अगले 5 साल तक ये स्कीम चलेगी। क्योंकि सिटीज़ को डेवलप करना, अर्बन एरियाज को प्रॉपरली डेवलप करना अपने आप में बेहद ज़रूरी है। बिकॉज एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में सवाल है, और फिर कहाँ किस चीज़ को स्टेब्लिश किया जाए ताकि जो ग्रोथ का पोटेंशियल है उसको ट्रू सेंस में रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसके लिए अर्बन प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो क्या बोल रही है रिकमेंडेशन के तौर पे रिपोर्ट, कि हमें हेल्दी सिटीज़ को प्लान करने की ज़रूरत है। दूसरा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड, जहाँ जिस चीज़ का पोटेंशियल है वहाँ उस चीज़ को सेटअप किया जाए। जहाँ इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल है वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, जहाँ माइनिंग का पोटेंशियल है वहाँ माइनिंग की जाए, जहाँ हैबिटेशन का पोटेंशियल है वहाँ पे हैबिटेशन किया जाए। प्रॉपरली अगर लैंड को हम यूटिलाइज करेंगे तभी हम पूरे पोटेंशियल पे ग्रो कर सकते हैं, पूरे पोटेंशियल पे प्रॉपरली खुद को अर्बनाइज कर सकते हैं। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड। बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में उतने अच्छे टाउन प्लानर्स ही नहीं है, अर्बन प्लानर्स ही नहीं है। मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना फ्लॉड है कि हमारे पास में टाउन प्लानर्स नहीं है, वेकेंट पड़ी हुई हैं पोजीशंस। तो एक तो हमें एजुकेशन के लेवल पे चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, दूसरा ये जो वैकेंसीज हैं इनको फिल करने की ज़रूरत है, और ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्ड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और क्या रिकमेंडेशन है? हमें अर्बन गवर्नेंस को री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज़ करो, नए मॉडर्न ज़माने के हिसाब से जो मॉडर्न नीड्स हैं उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आओ, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करो। और फाइनली एक रिकमेंडेशन क्या है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर के पास में जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको यूटिलाइज करो अर्बन प्लानिंग में। तो ये रिकमेंडेशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अगर कभी अर्बनाइजेशन के ऊपर सवाल आए तो आप इन रिकमेंडेशंस के बारे में लिख सकते हो कि हमें हेल्दी सिटीज़ को प्लान करने की ज़रूरत है, हमें अर्बन लैंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें अर्बन गवर्नेंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मॉडर्न नीड्स के हिसाब से री इंजीनियर करने की ज़रूरत है, और हमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने की ज़रूरत है इन अर्बन प्लानिंग। अच्छा, ये दो बड़े इजी से टॉपिक्स के बारे में हमने बात की।
एक तो हमने बात की प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के कंपैरिजन के बारे में, और कंपैरिजन अपने आप में बेहद ईजी है, दिमाग में रखना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली काम में आ जाता है। और दूसरा हमने बात की नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में, जो कि बात करती है अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी रिफॉर्म्स के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिकमेंडेशंस को फॉर श्योर दिमाग में रखना, बिकॉज अगर कभी कोई अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप इन रिकमेंडेशंस के बारे में लिख सकते हो। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि क्या आज की डेट में इकोनॉमिक प्लानिंग इज रेलेवेंट एज अ टूल ऑफ गवर्नमेंट। नितिन सिंघानिया में एक छोटे से डब्बे में इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि क्या आज की डेट में इकोनॉमिक प्लानिंग रेलेवेंट है। देखो, ये जो डिस्कशन है ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करना काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। हमारे कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास में है तो इन प्लानिंग अथॉरिटीज की जरूरत क्यों है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जब हमारे पास में है, केपेबल है, तो फिर नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडीज की जरूरत हमें क्यों है। ये काम फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर सकती है रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर और देख सकती है कि हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, और जो भी हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हो उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना बजट तैयार करना चाहिए। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए वो काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हुए इन प्लानिंग अथॉरिटीज़ के होने का कोई मतलब नहीं है, इन नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडीज का होने का कोई मतलब नहीं है। ये जो क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है इसमें कुछ हद तक वजन हो सकता है, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन प्लानिंग को पूरी तरीके से इररेलेवेंट कहना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कभी भी आउटडेटेड हो ही नहीं सकती है। बिकॉज अगर अच्छे से प्लानिंग की जाए तो एक तो हमारे कमिटमेंट्स और आउटकम्स के बीच में बैलेंस बनता है। हम क्या आउटकम चाहते हैं और हम क्या कमिट कर रहे हैं वो हमें प्रॉपरली पता चलता है जब हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं। जब अच्छे तरीके से प्लानिंग की जाती है तो एक ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जा सकती है। भाई आपने प्लान तैयार किया, उस प्लान में आपने लिख दिया कि यार हम इतना फिस्कल डेफिसिट अचीव करेंगे, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम एग्रीकल्चर के लिए करेंगे, हम इंडस्ट्रीज के लिए ये करेंगे। अगर आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। तो प्लानिंग के थ्रू ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। एक अच्छी प्लानिंग इज अ यार्ड स्टिक टू मेजर इंप्लीमेंटेशन। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो आप जितना बना दोगे उतना सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है और आपने कमिट कर दिया कि हम तो 1,00,000 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे, आपने बनाई 10,000 किलोमीटर की सड़क, तो फिर तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, फिर तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके इंप्लीमेंटेशन में कहाँ कमी रह गई। एंड प्लानिंग इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजीज। ये बड़ा बेसिक सा डिस्कशन है, इसको आप खुद भी लिख सकते हो। डिस्कशन सिर्फ इतना है कि क्रिटिक्स से कहते हैं कि भैया जब फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो प्लानिंग अथॉरिटीज की जरूरत क्या है, लेकिन हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि भैया प्लानिंग करो ही मत। प्लानिंग कभी भी आउटडेटेड हो ही नहीं सकती है, किसी भी चीज में नहीं हो सकती है। और अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर सरकार गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एक अच्छी प्लानिंग इंश्योर करती है कि कमिटमेंट्स और आउटकम्स के बीच में बैलेंस को डेवलप किया जाए, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, हमारा इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं उसको चेक किया जाए, और प्लानिंग इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजीज। ये बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है। फिर इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं नीति आयोग की। ये छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स हैं, रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में रही हैं, इनके बारे में और अपन पढ़ लेते हैं। एक है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 किसने प्रिपेयर किया? नीति आयोग ने प्रिपेयर किया। जुलाई 2023 में इसका 3rd एडिशन रिलीज किया गया था। इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस।
स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को इन 4 पिलर्स के बेसिस पे चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उन स्टेट्स में, उन यूनियन टेरिटरीज में एक्सपोर्ट्स की पॉलिसी कैसी है, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है और एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप परफॉर्मर्स रहे, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका के बाद गुजरात और गुजरात के बाद हरियाणा। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले 4 वो स्टेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं कोस्ट लाइन से कनेक्टेड हैं, कोस्ट से कनेक्टेड हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़िया हो पाते हैं इनके, तो ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। फिर दूसरी रिपोर्ट है जिसके बारे में आमतौर में आपने सुना है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। इसको किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने रिलीज किया। 2023 में इसका 2nd एडिशन रिलीज किया गया। ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये बेस्ड था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के डेटा पे, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा पे ये बेस्ड था। और इसके अकॉर्डिंग क्या मिला? इसके अकॉर्डिंग एक तो ये देखा गया कि लगभग 13.5 करोड़ इंडियंस जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं इन दी लास्ट 5 ईयर्स। ये अच्छी बात है कि लगभग 14 करोड़ इंडियंस को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है इन दी लास्ट 5 ईयर्स। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करें तो 2015-16 में 24.85% इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर हुआ करते थे। 2019-2021 में 14.96% इंडियंस ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह गए हैं। ये भी अपने आप में बड़ा नंबर है, लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, वो देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। एक तो हमने बात की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में, कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करता है। 4 पिलर्स हैं इसमें, कौन कौन से? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। दूसरा हमने रिपोर्ट पढ़ी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक तो इसको कौन रिलीज करता है? नीति आयोग करता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 2023 वाली रिपोर्ट थी, ये बेस्ड थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के डेटा पे। और क्या कहता है ये डेटा, और ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज कर सकते हो आप। लगभग 14 करोड़ इंडियंस को पिछले 5 साल में हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। फिर एक और नीति आयोग की रिपोर्ट है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया रिपोर्ट। बेसिकली मिलेट्स के प्रोडक्शन के मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में, कंजम्पशन के मामले में वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। इट स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मिलेट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन। 2017 में उड़ीसा ने अपना उड़ीसा मिलेट मिशन लॉन्च किया। ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं और बताया गया कि किस तरीके से मिलेट्स को रिवाइव किया जा सकता है हमारी डाइट में। और फाइनली अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, इसको भी किसने तैयार किया? नीति आयोग ने तैयार किया। और इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मिलकर लॉन्च किया। G20 रिपोर्ट, G20 समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, पिछले ही साल हुई है। इस G20 समिट से पहले इस अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें बात की गई है कि हम किस तरीके से ट्रांजिशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टुवर्ड्स ग्रीन एंड क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारी रिपोर्ट्स आपको ब्रीफ तौर पे दिमाग में रहनी चाहिए। एटलीस्ट इनके बारे में तो थोड़ा ढंग से देख लेना, बाकी ब्रीफ तौर पे आपको पता होना चाहिए। जिस भी साल आप एग्जाम दोगे उस साल बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी, उन रिपोर्ट्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं और वो आपको करंट अफेयर से पता चल जाएगा। जब आप किसी इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली कम इंपॉर्टेंट है। बस इतना ध्यान रखना कि कोई रिलायबल इंस्टीट्यूशन का करंट अफेयर उठाना, बिकॉज आजकल वो भी हो गया है, भेड़चाल हो गई है कि सब कुछ डाल दो ताकि ऐसा लगे कि हाँ यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा होता नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना ये खुद का रैशनल है, आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। जब आप पास्ट पेपर्स को देखोगे, ट्रेंड को देखोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इन रिपोर्ट्स को अपने दिमाग में रखना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये चैप्टर खत्म हो गया है।
और इसके बाद में जो 2 चैप्टर्स हैं वो तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो अपन ढंग से पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।